Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एक बेहद दिलचस्प दुनिया में, फार्माकोग्नोसी, यानी वो विज्ञान जो हमें सिखाता है कि प्रकृति, खासकर पौधे, जानवर और खनिज कैसे हमारी दवाओं का खजाना रहे हैं। सदियों पुरानी जड़ी बूटियों से लेकर आज की आधुनिक दवाएं तक, इनका स्रोत अक्सर प्रकृति ही होती है। और इस सफर में हमारा गाइड है forpharmacognosy.pdf दस्तावेज, जिससे हम कुछ खास बातें निकाल कर लाए हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि फार्माकोग्नोसी असल में है क्या, इसका इतिहास कितना पुराना और रोमांचक है जी। प्रकृति से मिली इन दवाओं को वैज्ञानिक कैसे अलग अलग तरीकों से देखते और परखते हैं, और वो कौन से जादुई रसायन हैं जो इन साधारण सी दिखने वाली चीजों को दवा बना देते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ये खोज। सबसे बुनियादी सवाल से, फार्माकोग्नोसी आखिर है क्या? बिल्कुल, सीधे शब्दों में कहें तो फार्माकोग्नोसी है प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाली दवाओं का अध्ययन। इसमें सिर्फ ये नहीं आता कि दवा कहाँ से मिली, बल्कि उसका पूरा जीवन चक्र शामिल है। मतलब उसका इतिहास, कहाँ उगती है, कैसे उगाया और इकट्ठा किया जाता है, फिर कैसे तैयार करते हैं, पहचान कैसे होती है, क्वालिटी कैसी है, कैसे संभाल कर रखते हैं और फिर इस्तेमाल कैसे करते हैं, सब कुछ। हाँ, और हम यहाँ बात कर रहे हैं क्रूड ड्रग्स की, है ना? मतलब वो कच्ची दवाएं। एकदम सही। क्रूड ड्रग्स यानी कच्ची दवाएं, प्रकृति से सीधे मिली चीजें, जैसे सूखी पत्तियां, जड़ें, छाल, जिन्हें ज्यादा प्रोसेस नहीं किया गया हो। और ये नाम फार्माकोग्नोसी, ये भी दिलचस्प है। हाँ, सुना है ये ग्रीक शब्दों से बना है। हाँ बिल्कुल, फार्माकोन यानी दवा और गिग्नोस्को, जिसका मतलब है ज्ञान प्राप्त करना। अच्छा। पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल 1815 में ऑस्ट्रियाई चिकित्सक C.A. सेडलर ने अपने एक काम में किया था। लेकिन दवाओं के लिए प्रकृति पर निर्भरता तो आप समझिए हजारों साल पुरानी है। जैसे आयुर्वेद और चीनी चिकित्सा, उनमें तो जड़ी बूटियों का जबरदस्त ज्ञान मिलता है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ भारत या चीन ही नहीं, मिस्र का मशहूर एबर्स पपीरस, जो लगभग 1550 ईसा पूर्व का है, 1500 साल ईसा पूर्व। जी, उसमें करीब 700 औषधीय पौधों का जिक्र मिलता है। फिर ग्रीक विद्वान जैसे थियोफ्रेस्टस, उन्होंने भी पौधों पर बहुत काम किया। सदियों तक दवाओं का मतलब ही था मटीरिया मेडिका, मतलब प्राकृतिक स्रोत। तो ये ज्ञान तो बहुत पुराना है, लेकिन एक अलग विज्ञान के तौर पर फार्माकोग्नोसी कब उभरा? ये हुआ 19वीं सदी में, जब बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान में तरक्की हुई। अच्छा। तब वैज्ञानिकों ने इन प्राकृतिक दवाओं को ज्यादा व्यवस्थित तरीके से पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में ध्यान ज्यादातर इस पर था कि दवा असली है या नहीं, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये सब। लेकिन अब तो इसका दायरा बहुत बढ़ गया होगा, अब तो टेक्नोलॉजी भी है। हाँ, बहुत ज्यादा। अब ये सिर्फ पहचान तक सीमित नहीं है। आज फार्माकोग्नोसी एक क्या कहते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। इसमें फाइटोकेमिस्ट्री यानी पौधों के रसायन, बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सब शामिल है। ये बॉटनी, केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी के बीच एक पुल की तरह काम करता है, एक तरह से। मतलब अब ये सिर्फ ये नहीं देखता कि दवा कहाँ से आई, बल्कि ये भी कि उसके अंदर कौन से अणु हैं जो असर दिखा रहे हैं। बिल्कुल। उन्हें कैसे निकाला जाए, शरीर पर उनका असर कैसे होता है, और क्या उनसे नई दवाएं बन सकती हैं, ये सब। एकदम सही। आधुनिक फार्माकोग्नोसी ये भी देखती है कि जो पारंपरिक ज्ञान है वो हमें नई दवाओं की खोज में कैसे रास्ता दिखा सकता है। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी कि पौधे ये रसायन बनाते क्यों हैं, जैसे अपनी रक्षा के लिए। और ये जानकारी हमें उनके औषधीय गुणों को समझने में कैसे मदद करती है। तो संक्षेप में कहें तो नई दवाएं खोजने से लेकर हर्बल दवाओं की क्वालिटी कंट्रोल तक सब कुछ इसके दायरे में आता है। वाकई काफी विस्तृत क्षेत्र है। अच्छा, अब जब इतनी सारी प्राकृतिक दवाएं हैं तो उन्हें समझने और अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उन्हें व्यवस्थित कैसे करते होंगे? मतलब ग्रुप्स में कैसे बांटते होंगे?
हाँ, ये ज़रूरी सवाल है। देखिए, जब हज़ारों तरह की दवाएं हों तो उन्हें किसी न किसी आधार पर बांटना ज़रूरी हो जाता है ताकि अध्ययन आसान हो। सही है। इसके लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं और हर तरीके का अपना फ़ायदा और अपनी सीमा है। अच्छा, जैसे कि कुछ मुख्य तरीके बताइए। सबसे सीधा तरीका है वर्णमाला क्रम, अल्फाबेटिकल। जैसे डिक्शनरी में शब्द होते हैं ना, हाँ, वैसे ही दवाओं को उनके लैटिन या आम नाम के हिसाब से ABC क्रम में लगा देना। फार्माकोपिया यानी दवाओं की जो आधिकारिक किताब होती है या इंडेक्स वगैरह में ये तरीका आम है। क्यों? क्योंकि इससे कोई दवा ढूंढना बहुत आसान होता है। हाँ, ये तो सरल है। पर क्या इससे मिलती-जुलती दवाएं एक साथ आती हैं? मतलब वैज्ञानिक रूप से? जरूरी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर दूसरे तरीके काम आते हैं। एक है वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमिकल या बायोलॉजिकल। टैक्सोनॉमिकल। हाँ, इसमें दवा को इस आधार पर ग्रुप करते हैं कि वो किस पौधे या जानवर से मिली है और वो पौधा या जानवर वनस्पति या जीव विज्ञान के वर्गीकरण में कहाँ आता है, मतलब किस फैमिली का है, किस जीनस का है वगैरह। अच्छा, मतलब पौधों के खानदान के हिसाब से। हाँ, एक तरह से। इससे एक ही परिवार के पौधों से मिलने वाली दवाएं साथ आ जाती हैं, जिससे उनके बीच का आप कह सकते हैं विकासवादी संबंध पता चल सकता है। लेकिन क्या एक ही परिवार के पौधों में हमेशा एक जैसे औषधीय गुण होते हैं? ये भी जरूरी नहीं। इसीलिए एक और नजरिया है आकृति विज्ञान, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी बाहरी रूप। बाहरी रूप। जी, इसमें इस आधार पर ग्रुप बनाते हैं कि पौधे का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है। पत्ती, जड़, छाल, फूल, फल, बीज। जैसे सभी पत्ती वाली दवाएं एक ग्रुप में, सभी जड़ वाली दवाएं दूसरे ग्रुप में। अच्छा, ये तो पहचानने में आसान होगा। हाँ, ये तरीका दवा को पहचानने और उसमें मिलावट पकड़ने में काफी मददगार होता है, क्योंकि आप बाहरी रूप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लैब में प्रैक्टिकल के लिए ये बहुत सुविधाजनक है। पर इसमें एक दिक्कत हो सकती है, अगर एक ही पौधे की जड़ और पत्ती दोनों दवा के काम आती हो तो वो अलग अलग ग्रुप में चले जाएंगे। बिल्कुल सही पकड़ा, यही इसकी सीमा है। फिर एक और महत्वपूर्ण तरीका है फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल या चिकित्सीय, मतलब असर के हिसाब से। हाँ बिल्कुल। इसमें दवाओं को इस आधार पर ग्रुप करते हैं कि वो शरीर पर क्या असर डालती हैं। जैसे पेट साफ करने वाली यानी जुलाब, वो सभी दवाएं एक साथ, चाहे वो किसी भी पौधे से आए। हाँ, भले ही वो अलग अलग पौधों से आती हों। जैसे मलेरिया ठीक करने वाली दवाएं एक साथ, दिल पर असर करने वाली दवाएं एक साथ। ये डॉक्टरों और फार्मासिस्ट के लिए बहुत उपयोगी है ना? हाँ, ये तो है। लेकिन क्या एक दवा का सिर्फ एक ही असर होता है? कई बार तो मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। सही कहा। अक्सर एक दवा के कई असर होते हैं, तो इस सिस्टम में वो दवा कई ग्रुप में आ सकती है, जिससे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए एक और तरीका है जो आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, रासायनिक केमिकल वर्गीकरण। केमिकल्स के आधार पर। जी, इसमें दवाओं को उनके मुख्य सक्रिय रासायनिक घटक के आधार पर ग्रुप करते हैं। जैसे जिन दवाओं में एल्कलॉइड ज्यादा होते हैं वो एक ग्रुप में, जैसे बेलाडोना, अफीम। जिनमें ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो दूसरे ग्रुप में, जैसे डिजिटालिस, सेन्ना। जिनमें टैनिन्स होते हैं वो तीसरे ग्रुप में। इस तरह से। ये तो बहुत तार्किक लगता है, खासकर रिसर्च के लिए। पर इसके लिए तो पहले से पता होना चाहिए कि दवा में कौन सा केमिकल है। हाँ, ये इसकी जरूरत है। और अगर एक पौधे में कई तरह के महत्वपूर्ण केमिकल हों तो उसे किस ग्रुप में रखें ये मुश्किल हो सकता है। सही है। आजकल और भी एडवांस तरीके हैं, जैसे कीमोटैक्सोनॉमी, जो पौधे के वर्गीकरण और उसके खास रसायनों के बीच संबंध देखता है। अच्छा, दोनों को मिलाकर। हाँ, या सेरोटैक्सोनॉमी, जो प्रोटीन की समानता के आधार पर संबंध देखता है। पर ये ज्यादा विशेषज्ञ स्तर के तरीके हैं। समझ गया। तो मतलब कोई एक परफेक्ट तरीका नहीं है, बल्कि जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। अब एक और जरूरी मुद्दे पर आते हैं, मिलावट, एडल्ट्रेशन। प्राकृतिक दवाओं में ये एक बड़ी समस्या सुनी है ना? हाँ बिल्कुल। मिलावट यानी अडल्ट्रेशन का सीधा मतलब है असली दवा में कोई बाहरी, घटिया, नकली या नुकसानदायक चीज मिला देना, या फिर असली दवा को उससे बदल देना। मकसद होता है क्वालिटी गिराना या फिर धोखा देना। ये जानबूझकर किया जाता है या गलती से भी हो सकता है? दोनों तरह से हो सकता है। देखिए, जानबूझकर मिलावट, इंटेंशनल अडल्ट्रेशन, तो सीधे सीधे मुनाफा कमाने के लिए होती है, पैसे बनाने के लिए। हाँ, जैसे महंगी दवा में कोई सस्ता वैसा ही दिखने वाला पाउडर मिला दिया, या फिर इस्तेमाल की हुई जड़ी बूटी
मतलब जिसका असर खत्म हो चुका है, उसको ताजे माल में मिला दिया। कभी कभी तो वजन बढ़ाने के लिए पत्थर या रेत जैसी चीजें भी मिला दी जाती हैं। इसे सफिस्टिकेशन भी कहते हैं, जब मिलावट थोड़ी चालाकी से की गई हो। और अनजाने में कैसे हो सकती है मिलावट? अनजाने में मिलावट या अनइंटेंशनल अडल्टरेशन तब होती है जब गलती हो जाए। जैसे सही पौधे की जगह उससे मिलता जुलता कोई दूसरा पौधा तोड़ लिया, पहचान में गलती हो गई। अच्छा। या गलत मौसम में फसल काट ली जिससे उसमें सक्रिय तत्व कम हो, या फिर संभालते वक्त, सफाई करते वक्त या स्टोर करते वक्त उसमें कोई दूसरी चीज मिल जाए, कोई खरपतवार मिल जाए। भले ही इसमें धोखा देने का इरादा ना हो, पर दवा की क्वालिटी तो खराब हो ही जाती है। सही बात है। तो फिर ये पक्का कैसे किया जाता है कि जो दवा हम तक पहुंच रही है वो असली है, शुद्ध है और असरदार भी है? क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है? इसके लिए ड्रग इवैल्यूएशन या कहिए क्वालिटी कंट्रोल की पूरी प्रक्रिया है। इसमें कई तरह के टेस्ट और जांचें शामिल हैं ताकि दवा की पहचान, शुद्धता और गुणवत्ता तय की जा सके और मिलावट को पकड़ा जा सके। कैसे करते हैं जांच? क्या तरीके हैं? कई स्तरों पर जांच होती है। सबसे पहला और सरल तरीका है ऑर्गेनोलेप्टिक जांच। ऑर्गेनोलेप्टिक ये क्या है? मतलब अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करना, देखकर, सूंघकर, चखकर, छूकर दवा का रंग कैसा है, आकार कैसा है, बनावट कैसी है, गंध कैसी है, स्वाद कैसा है। अच्छा, सेंसरी जांच? हाँ, सेंसरी। जैसे असली दालचीनी की महक और स्वाद ही अलग होता है, असली लौंग को दबाने पर तेल निकलता है। ये पहला फिल्टर है एक तरह से। लेकिन सिर्फ देखने सूंघने से तो सब पता नहीं चलेगा, धोखा भी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए अगला कदम है माइक्रोस्कोपिक जांच। इसमें दवा के पाउडर या पतले सेक्शन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। माइक्रोस्कोप से? रंध्र यानी स्टोमेटा, क्रिस्टल वगैरह। माइक्रोस्कोप से ये सब देखकर असली दवा की पहचान की जाती है और किसी बाहरी चीज की मिलावट का पता लगाया जा सकता है। जैसे सेन्ना की पत्ती में खास तरह के स्टोमेटा होते हैं, वो मिलावट वाली पत्ती में नहीं मिलेंगे। और केमिकल्स की जांच, वो तो जरूरी होगी। वो सबसे जरूरी है। रासायनिक जांच में पता लगाया जाता है कि दवा में वो सक्रिय केमिकल मौजूद है या नहीं और कितनी मात्रा में है। कितनी मात्रा में, ये भी? हाँ, क्वांटिटी भी। इसके लिए कई तरह के टेस्ट होते हैं। कुछ सरल रंग बदलने वाले टेस्ट होते हैं, जैसे एल्कलॉइड के लिए मेयर्स टेस्ट, और कुछ एडवांस तकनीकें जैसे क्रोमेटोग्राफी, TLC, HPLC और स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, ये TLC, HPLC क्या है? ये केमिकल्स को अलग अलग करने और पहचानने की तकनीकें हैं। ये दवा का पूरा केमिकल फिंगरप्रिंट बता सकती हैं। इससे पता चलता है कि दवा में सक्रिय तत्व सही मात्रा में है या नहीं, या कोई गलत केमिकल तो नहीं मिलाया गया। इसके अलावा भी कोई जांच होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह? हाँ, भौतिक फिजिकल जांच भी होती है। इसमें दवा के भौतिक गुण मापे जाते हैं, जैसे नमी की मात्रा कितनी है, ज्यादा नमी से दवा खराब हो सकती है। सही है। राख की मात्रा, ऐश वैल्यू कितनी है, अगर राख ज्यादा है तो मतलब रेत या मिट्टी जैसी अकार्बनिक मिलावट हो सकती है। अच्छा। वो किस सॉल्वेंट में कितनी घुलती है, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, इससे सक्रिय तत्वों का अंदाजा लगता है। उसका गलनांक क्या है वगैरह, ये सब स्टैंडर्ड होते हैं। और क्या दवा का असर भी टेस्ट किया जाता है, मतलब काम कर रही है या नहीं? बिल्कुल, उसे जैविक या फार्माकोलॉजिकल जांच कहते हैं। इसमें दवा का असर जीवित सिस्टम पर देखा जाता है, या तो लैब के जानवरों पर या फिर किसी अलग किए गए अंग या सूक्ष्म जीव पर। जीवित सिस्टम पर? हाँ, ये तरीका तब बहुत काम आता है जब दवा का सक्रिय केमिकल ठीक से पता ना हो या एक से ज्यादा केमिकल मिलकर असर दिखा रहे हों। इससे दवा की असली पोटेंसी यानी असर करने की क्षमता का पता चलता है। जैसे डिजिटलिस का दिल पर असर देखकर उसकी शक्ति मापी जाती थी पहले। तो इन सब तरीकों को मिलाकर ये सुनिश्चित किया जाता है कि प्राकृतिक दवा सुरक्षित भी हो और असरदार भी। जी हाँ। अब आपने कई बार सक्रिय केमिकल या सक्रिय घटक का जिक्र किया। पौधों में ये खास रसायन होते हैं जिन्हें आपने बताया सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। ये क्या बला है? प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क है? अच्छा सवाल है। देखिए, पौधे या दूसरे जीव अपने जीवन के लिए कुछ बुनियादी काम करते हैं। बढ़ना, सांस लेना, खाना बनाना, यानी फोटोसिंथेसिस, है ना? हाँ, बिल्कुल। इन कामों के लिए जो रसायन बनते हैं उन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, जैसे शुगर, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड। ये जीवन के लिए एकदम जरूरी है। ठीक है।
लेकिन इसके अलावा पौधे कई और जटिल रसायन भी बनाते हैं जो उनके रोजमर्रा के बढ़ने के लिए सीधे जरूरी नहीं होते। इन्हें ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो फिर पौधे ने बनाते क्यों हैं अगर ये सीधे जरूरी नहीं है? क्या मतलब है इनका? ये उनके स्पेशल काम के लिए होते हैं, एक तरह से उनके हथियार या उनके उपकरण। जैसे खुद को कीड़ों मकोड़ों या जानवरों से बचाने के लिए वो कड़वे या जहरीले रसायन बनाते हैं। अच्छा, डिफेंस के लिए। हाँ, या फिर परागण करने वाले कीटों को अपनी तरफ खींचने के लिए रंग या खुशबू बनाते हैं, या फिर आसपास उगने वाले दूसरे पौधों से मुकाबला करने के लिए कुछ रसायन छोड़ते हैं। ये उनके इकोलॉजिकल सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और मजे की बात यह है कि अक्सर यही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं जो हमें फायदा पहुंचाते हैं। अरे वाह, मतलब जो पर्दे अपनी रक्षा या अपनी मतलब के लिए बनाते हैं वो हमारे लिए दवा बन जाते हैं। कमाल है। कुछ मुख्य तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से हैं जिनका जिक्र आता है? कई सारे ग्रुप हैं, लेकिन 4 प्रमुख हैं जिनका जिक्र अक्सर आता है। पहला, एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स। हाँ, ये नाइट्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनका स्वाद अक्सर कड़वा होता है और ये प्रकृति में क्षारीय यानी बेसिक होते हैं। इनका इंसानों और जानवरों पर बहुत तेज शारीरिक प्रभाव होता है। जैसे मॉर्फिन जो दर्द निवारक है, कुनैन जो मलेरिया की दवा है, निकोटीन जो तंबाकू में होता है, एट्रोपिन, ये सब एल्कलॉइड हैं। ये पौधे अक्सर अपनी रक्षा के लिए बनाते हैं क्योंकि ये चरने वाले जानवरों के लिए जहरीले हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा कौन सा है? दूसरा बड़ा ग्रुप है ग्लाइकोसाइड्स। इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक शुगर यानी शक्कर का अणु जिसे ग्लाइकॉन कहते हैं, और एक बिना शुगर वाला अणु जिसे एग्लाइकॉन या जेनिन कहते हैं। शुगर एंड नॉन शुगर पार्ट। जी, जब ये टूटते हैं पानी से हाइड्रोलिसिस तो शुगर अलग हो जाती है और एग्लाइकॉन मुक्त होता है, और अक्सर ये एग्लाइकॉन औषधीय रूप से सक्रिय होता है। एग्लाइकॉन में असर होता है? हाँ, जैसे डिजिटालिस पौधे से मिलने वाले कार्डियक ग्लाइकोसाइड जैसे डिजिटॉक्सिन, वो दिल पर असर करते हैं। सेन्ना की पत्तियों में सेनोसाइड्स होते हैं जो जुलाब का काम करते हैं। सैलिसिन जो विलो पेड़ की छाल से मिलता था वो एस्पिरिन का पूर्वज है। सैपोनिन भी एक तरह के ग्लाइकोसाइड है जो पानी में साबुन जैसा झाग बनाते हैं। अच्छा, और कोई तीसरा बड़ा ग्रुप है फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स ये लगभग सभी पौधों में पाए जाते हैं। ये पॉलीफिनेलिक यौगिक हैं और अक्सर पौधों में रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे फूलों और फलों के पीले, लाल, नीले रंग वाले। हाँ, जैसे जामुन का रंग एंथोसायनिन की वजह से होता है, वो फ्लेवोनॉइड है। इनका सबसे बड़ा गुण है एंटीऑक्सीडेंट होना। आपने सुना होगा ग्रीन टी में कैटेचिन या प्याज और सेब में क्वर्सेटिन के बारे में। हाँ, सुना है। ये सब फ्लेवोनॉइड्स हैं। ये पौधों को यूवी किरणों से बचाते हैं और हमारे लिए भी सेहतमंद माने जाते हैं। और चौथा कौन सा है? चौथा है टेनिन्स। ये भी पॉलीफेनोलिक यौगिक हैं, लेकिन इनका खास गुण है प्रोटीन से जुड़ना और उसे अवक्षेपित करना, मतलब प्रेसिपिटेट करना। प्रोटीन से जुड़ना? हाँ, इसी वजह से इनमें कसैलापन होता है। जैसे कच्चा फल खाने पर या ज्यादा कड़क चाय पीने पर मुंह में जो सूखापन या खिंचाव लगता है ना, हाँ, लगता है, वो टेनिन के कारण होता है। पौधे इन्हें भी अपनी रक्षा के लिए बनाते हैं। औषधीय रूप से इनका इस्तेमाल कसैलेपन के लिए होता है, जैसे घाव सुखाने या दस्त रोकने में। इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। कत्था, चाय, ओक की छाल में ये खूब पाए जाते हैं। कमाल है। ये पौधे अपनी जरूरत के लिए कितने जटिल रसायन बनाते हैं और इंसान ने हजारों सालों में सीख लिया कि इन्हें अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। अब एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, पौधे ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते कैसे हैं? मतलब क्या ये हवा से बन जाते हैं या कोई खास फैक्ट्री है इनके अंदर? नहीं, हवा से तो नहीं बनते। इनका पौधों के बुनियादी मेटाबॉलिज्म यानी प्राइमरी मेटाबॉलिज्म से गहरा नाता है। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म से कैसे? देखिए, जो प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस से शुगर बनना या शुगर का टूटना यानी ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सब पौधे के जीवन के लिए जरूरी हैं। हाँ, इन्हीं पाथवेज से निकलने वाले शुरुआती अणु, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स या प्रीकर्सर्स, इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बनाने वाले खास रास्तों में, जिन्हें बायोसिंथेटिक पाथवे कहते हैं, इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, मतलब ये खास रसायन पौधे की बुनियादी केमिकल फैक्ट्री से ही निकलते हैं, अलग से नहीं है। बिल्कुल, आप ऐसा समझ सकती हैं कि प्राइमरी मेटाबॉलिज्म एक हाईवे है
और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म उससे निकलने वाली छोटी छोटी गलियां हैं जो खास मंजिलों तक जाती हैं, खास प्रोडक्ट्स बनाती हैं। कुछ मुख्य गलियां या पाथवे हैं। कौन कौन से? एक है शिकिमिक एसिड पाथवे। ये शुगर से शुरू होकर खास तरह के अमीनो एसिड बनाता है, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, और फिर इन अमीनो एसिड से ढेरों फेनोलिक कंपाउंड बनते हैं, जैसे कि बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स और कुछ टैनिन भी। दूसरा है एसिटेट पाथवे। ये एसिटाइल कोए नाम के एक बहुत ही बुनियादी अणु से शुरू होता है। इससे फैटी एसिड और पॉलीकीटाइड्स बनते हैं। कुछ ग्लाइकोसाइड्स जैसे एंथ्राक्विनोन वाले जो सेन्ना में होते हैं, इसी रास्ते से बनते हैं। अच्छा। तीसरा अहम रास्ता है मेवालोनेट पाथवे, और पौधों में एक मिलता जुलता MEP पाथवे भी होता है। ये आइसोप्रीन नाम की छोटी इकाइयां बनाता है। आइसोप्रीन? और मलेरिया की दवा आर्टेमिसिनिन भी टर्पेनॉइड है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा ग्रुप है। जी हाँ। और चौथा, खासकर एल्कलॉइड्स के लिए अमीनो एसिड खुद शुरुआती बिंदु होते हैं। अलग अलग अमीनो एसिड से अलग अलग तरह के एल्कलॉइड्स बनते हैं। जैसे हमने बात की, ट्रिप्टोफैन से कुनैन जैसे एल्कलॉइड, टायरोसिन से मॉर्फिन जैसे एल्कलॉइड वगैरह। ये तो काफी गहराई की बात हो गई, बायोकेमिस्ट्री में चले गए हम। लेकिन ये समझना कि पौधे ये सब कैसे बनाते हैं, ये न सिर्फ इन रसायनों को समझने में मदद करता है, बल्कि शायद भविष्य में इन्हें लैब में बनाने या ज्यादा मात्रा में पैदा करने के तरीके खोजने में भी मदद कर सकता है। बिल्कुल, यहीं पर बायोटेक्नोलॉजी का रोल आ जाता है। तो आज हमने फार्माकोग्नोसी की इस फैसिनेटिंग दुनिया की एक, कह सकते हैं, अच्छी खासी झलक देखी। हमने समझा कि ये सिर्फ जड़ी बूटियों का अध्ययन नहीं, बल्कि एक गहरा विज्ञान है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है और जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जी। हमने देखा कि कैसे वैज्ञानिक प्राकृतिक दवाओं को अलग अलग नजरियों से वर्गीकृत करते हैं और उनकी क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए कितनी तरह की जांचें करते हैं। और हमने ये भी जाना कि इन दवाओं का असर अक्सर पौधों द्वारा बनाए गए खास रसायनों यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की वजह से होता है, जैसे एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन। और ये रसायन पौधे अपनी बुनियादी मेटाबॉलिक मशीनरी से ही तैयार करते हैं। ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आता है, एक सवाल। हाँ बिल्कुल, ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि प्रकृति के इस विशाल खजाने में अभी और कितने राज छुपे होंगे, है ना? हाँ। कितनी ऐसी जड़ी बूटियां, पौधे या सूक्ष्म जीव होंगे जिनके औषधीय गुणों के बारे में हमें शायद पता ही नहीं है। और जैसा कि हमारे स्रोत दस्तावेज में भी इशारा है, हजारों सालों से चला आ रहा जो पारंपरिक ज्ञान है वो आज भी नई दवाओं की खोज के लिए कितना कीमती साबित हो सकता है, ये सोचने की बात है। बिल्कुल। भविष्य में प्रकृति हमें और कौन से अनमोल तोहफे दे सकती है, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी रोचक और उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।